अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़मीन अल्ताफ़। नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। नाज़रीन, कल भी हमने टॉपिक डिस्कस किया था, मैदे के अमराज पे हमने बात की थी। आज भी हम उसी पे बात करेंगे। क्या वजूहात बनती है हमारे मैदा ख़राब होने पे, क्योंकि आजकल ओवर ईटिंग भी हो रही है, लॉकडाउन है, इस वजह से जो है हम 3 टाइम का खाना नहीं, हम 5 टाइम का और 6 टाइम का खाना खाते हैं। रात में ओवर ईटिंग भी करते हैं, मंचीज़ भी चल रही होती हैं, फिर रात में जो है वो और ज़्यादा आप मूवीज़ देख रहे होते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, तो इस वजह से आपका मैदा डिस्टर्ब होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होता है। बहुत चीज़ें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, जो हम कल डिस्कस नहीं कर पाए। तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब को वेलकम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। डॉक्टर साहब, आज भी हम बात करेंगे मैदे के हवाले से। जो आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, लॉकडाउन है और फिर आपकी ओवर ईटिंग चल रही है, रात में भी आप खाना खा रहे हैं, फिर लेट नाइट भी आपकी जो है वो मंचिंग चल रही होती है, तो आप किस तरीके से अपने मैदे को सही रख सकते हैं? अच्छा देखिए, मल्टीपल टाइम्स खाना मसला नहीं है या नुकसानदेह नहीं है, लेकिन ज़्यादा खाना ये नुकसानदेह है। सही। मैं तो खुद ये कहता हूँ कि आप 3 टाइम्स मील ना लें, इसको ब्रेक कर लें, 5 to 6 टाइम्स लें। लेकिन डॉक्टर साहब आप कहते हैं कि हेल्दी खाना खाया करें। एग्जैक्टली, हेल्दी हो और क्वांटिटी कम हो। अच्छा, दूसरी बात ये कि लेट जो खाना है यानी रात के बाद, कल भी हम बात कर रहे थे कि 10 बजे लोग खाते हैं, 9-10 बजे भी ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। और उसके बाद क्योंकि जैसे लॉकडाउन सिचुएशन आपने कहा, बिल्कुल ऐसी ही एक सिचुएशन है, तो इस सूरत में लोग जो हैं वो बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, कोई कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, तो वो 12-1-2 बजे तक जागने का एक ट्रेंड बहुत कॉमन हो गया है। अब ऐसी सूरत में ज़ाहिर बात है 11-12 बजे तक अगर आप बातें भी कर रहे हैं तो आप खाली पेट नहीं कर रहे होते, आप कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं। अच्छा, ऐसी सूरत में फिर जब एकदम से नींद आई तो सो गए, आंतों की मूवमेंट डेफिनेटली फ़र्क पड़ जाता है, फिर बदहज़मी का शिकार हो रहा होता है। ये एक कॉमन कंप्लेन है। ये इसलिए हम ये कहेंगे कि आप जो कुछ भी है कोशिश करें कि अपना रूटीन डिस्टर्ब ना करें। 10-11 बजे तक आप सोने की कोशिश करें। सुबह भले चाहे उठ के आप जितनी बातें करनी है जो मर्ज़ी आए करें, क्योंकि होता ही यही है कि जब आपका रिदम डिस्टर्ब होता है तो सिर्फ एक ये मैदे की बात नहीं कर रहे हम, ओवरऑल आपकी सेहत, आपका वेट गेन जो है वो एक बहुत ही बेकायदगी से वज़न बढ़ना, उसमें एक तो प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा ये है कि माइग्रेन की जब हम बात करते हैं कि नींद सही से नहीं हो, नींद की टाइमिंग डिस्टर्ब हो जाए, तो जो माइग्रेन के पेशेंट्स हैं वो सफ़र करते हैं। इवन अगर आप गौर करें तो आप जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जो इंसुलिन थेरेपी पर हैं या जो मेडिकेशंस लेते हैं, तो उनकी सारी जो है वो ये डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि ग्लाइसेमिक कंट्रोल फिर अच्छा नहीं रह रहा होता। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सही। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं जफर बात कर रहा हूँ। जी जफर साहब, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी प्लीज जी कीजिए। जफर साहब। साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मेरा ब्लड प्रेशर कभी बढ़ जाता है और कभी कम हो जाता है, मुझे महसूस होता है, लेकिन मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक उससे चेक करता हूँ तो। हेलो। जी आवाज़ आ रही है मुझे आपकी जफर साहब, कहिए। जी हाँ, तो जब मैं ब्लड प्रेशर चेक करता हूँ डिजिटल से तो थोड़ा सा बढ़ा हुआ आता है, लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ तो वो कहते हैं तो बिल्कुल, आप तो बिल्कुल नॉर्मल है। जी। और मेरे पैरों में से आजकल बहुत, पैरों में से आग निकल रही है और एकदम पसीने छूट जाते हैं, और इतने पसीने छूटते हैं कि कपड़ा बिल्कुल गीले हो जाते हैं, बेइंतहा गीले। ठीक है। अच्छा जफर साहब, शुगर का प्रॉब्लम तो आपको नहीं है? हाँ, मेरी शुगर का ये है कि मैं नाश्ते से पहले मेरी शुगर होती है 100 या 95 या 105 तक। ठीक है। जब मैं नाश्ता कर लेता हूँ तो मेरी 160, ज्यादा हैवी नाश्ता करता हूँ तो 160 170 होती है। नाश्ते की कितनी देर बाद आप टेस्ट करते हैं? 2 घंटे के बाद। ठीक है। अच्छा, अभी देखें, जैसे आपने कहा कि आपको ये शिकायत कॉमन हो गई है कि, और ख़ास तौर पे जिस्म से आग निकलने का हवाले से आपने बात की। जी। ठीक है। दूसरा आपने ये कहा कि ब्लड प्रेशर जो है जब आप चेक करते हैं डिजिटल मीटर से, तो उसमें जो है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के आ रहा होता है या आ रहा होता है, जो भी वैल्यू जिस पे आपको फ़िक्र होती है, और आप जब क्लिनिक जाते हैं तो वहाँ पर, मैंने आपको शायद याद हो कि जब मैं ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के हवाले से प्रोग्राम कर रहे थे, हम यही बात कर रहे थे कि देखें जो डिजिटल मीटर्स हैं बहुत आइडियल सिचुएशन के अंदर रीडिंग्स देते हैं। ठीक है। ज़रा सा वेरिएशन इसके दौरान, ज़रा सा हिलजुल करना बॉडी का, मसल का स्टिफ हो जाना, या आप जैसे बाद लोग हाथ अकड़ा लेते हैं या बहुत ज़्यादा लूज़ कर दें, तो ऐसी सूरत में रीडिंग बहुत वेरी कर जाती है। इस वजह से इसको स्टैंडर्ड नहीं समझा जाता। कोशिश करें कि, या अगर आप, इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जो भी ब्लड प्रेशर के आले ख़रीदे, बल्कि अगर मैं कहूँ डिजिटल तो बहुत ज़्यादा महंगे भी पड़ते हैं बाज़ औक़ात, अगर अच्छी आप क्वालिटी का लें। इससे बेहतर है कि आप एक एनरॉइड टाइप का ख़रीद लें, और उसको मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि वो ऑस्कल्टेशन का जो पार्ट है जिसमें हमें सुनना होता है डायस्टोलिक्स, वो मैं शायद ना बता पाऊँ,
लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं डिमॉन्स्ट्रेट करूं इस चीज़ को कि आप लोग उसको सीखें और अपने जो करीबी डॉक्टर्स हैं उनसे रिकन्फर्म कर लें, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट से रेगुलर बेसिस पे दिखाना चाह रहे होते हैं और बाज़ औक़ात नहीं हो पा रहा होता, तो उनसे इस चीज़ की आप तस्दीक भी करा लें कि आया अब आपको थोड़ा बेहतर आ गया है ब्लड प्रेशर चेक करना। अमूमन लोगों ने रखा हुआ भी है और वो करते हैं मरकरी का या एनेरॉइड, बस। इसके अलावा जितने भी हैं जो कि कमर्शियल यूज़ पे, मैं क्या अगर प्रोफेशनली हम बात करें वो यूज़ नहीं हो रहे होते, तो ये जो गैजेट्स टाइप के हैं इसमें आपको क्योंकि टेंशन भी हो जाती है, एंग्जाइटी आती है, लोग कहते हैं मेरा शायद ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, परेशानी लाक होती है। बाज़ वक़्त वो ऐसी इमरजेंसी मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर लेते हैं कि जो डॉक्टर ने कहा होता है कि अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो ऐसी सूरत में आप ये दवाई इस्तेमाल, तो इसके नुकसान हो सकते हैं, तो इसको अवॉइड करें। थैंक यू फॉर योर कॉल। एक और हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं अली बात कर रहा हूँ सक्खर से। जी अली साहब, क्या सवाल है आपका? जी सवाल मेरा ये है कि गैस ज्यादा हो रही है, यूजुअल से ज्यादा हो रही है। ठीक है। और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, नॉजियन से ये बहुत बड़ा। थोड़ा सा आवाज़ हल बताएं इसका। जी दोबारा थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा, आपकी आवाज़ से ऐसे में हम यहाँ इंटरनल वॉल्यूम बढ़ाइए उसकी। जी आप कहिए। जी ये स्टमक में जो है ना वो गैस ज्यादा हो रही है यूजुअल से। ठीक है। जो कि बड़ा अच्छा नहीं है, उसके लिए कुछ हमें बताएं। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? 56। 56 एज है। चलना फिरना आपका है रेगुलर? जी मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेता हूँ, थोड़ा सा दौड़ लेता हूँ। ओके। अच्छा, ब्लड प्रेशर या शुगर की प्रॉब्लम तो आपको नहीं है अली साहब? अल्सर की नहीं है, अल्सर वगैरह नहीं है। नहीं, ब्लड प्रेशर या शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। ठीक हो गया। अच्छा, वैसे मैं चाहूँगा कि आप प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कर लीजिएगा मेरे नंबर पे, तो इंशाल्लाह मैं आपको एडवाइस कर दूंगा। मेडिसिन भी इसके लिए हम दे सकते हैं। मैं जनरली एक बात बता दूं, जिनको ज़्यादातर पेट फूलने के हवाले से हमने प्रोग्राम में भी बताया था कि ये अगर गैसेस बनना शुरू हो जाती हैं, इसका मतलब हमारी आंतें जो है ना उनकी मूवमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। चाहे उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की वजह से हो, एंग्जाइटी हो, टेंशन हो, डाइट मॉडिफिकेशन, डाइट की वजह से भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से भी। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से स्ट्रेसेस होता है और फिर आंतों में जो है जो भी हम फूड लेते हैं उनमें से जो गैसेस बनती हैं, क्योंकि एसिड काम कर रहा होता है ना, तेज़ाब जो है वो काम करता है मैदे में। जब ये आगे बढ़ता है तो इस सूरत में जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो रिएक्शन के बाद, तो वो नुकसान पहुंचाती हैं। तो इंशाल्लाह इसके लिए जो मेडिसिन है वो आपको एडवाइस कर देंगे तो बेहतरी आ जाएगी। ठीक है, आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं, कुछ ही देर में उनका नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगा, लेकिन शो के आधे घंटे बाद आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम कुछ ग़िज़ाएँ भी बताएंगे जिससे आपका मैदा जो है वो सेट रहे, और हम तेज़ाबियत पे भी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल यह वक्त एक ब्रेक का। मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हो ओपीडी ऑनलाइन, और जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया उनको मैं खुशामदीद कहती हूँ, और उनको बताती चलूँ कि आज हम बात करें मैदे के मर्ज़ पर। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है रात के वक्त जब आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं या नॉर्मली भी आपको तेज़ाबियत की शिकायत हो जाती है, तो आप कौन सा टोटका जो है वो घर में इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, आपसे बात हो रही थी, बल्कि ब्रेक से पहले भी मैं ये था कि मैं लोगों को, नाज़रीन को बताऊँगा कि अक्सर हमारे साथ भी बात ऐसा हो जाता है कि मेडिसिन मौजूद नहीं है, और अब कम व बेश तकरीबन हर घर के अंदर इस टाइप की कोई भी मेडिसिन्स रखते हैं, या लोग या सिरप्स हैं या सस्पेंशंस हैं जो कि एसिडिटी की सूरत में ले लेते हैं। लेकिन अगर नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो तेज़ाबियत का ऊपर आना, जो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स कहते हैं जिसे, यानी ऊपर की तरफ बढ़ना, ऐसी सूरत में बहुत सिंपल सा ये है कि अगर आपको बहुत शदीद तेज़ाबियत हो रही है, बाज़ वक़्त इतना हद तक ऊपर आता है कि कानों में जलन और गलहलक जो है बहुत ज़्यादा जलने लगता है, तो इसमें पानी ना पिएं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे वक्ती तौर पे तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो है ना रिबाउंड जिसे हम कहते हैं, हाइपर एसिडिटी होती है। स्टमक जो है वो ये समझता है कि उसका मीडियम जो है वो एल्केलाइन हो रहा है, यानी लेस एसिडिक हो गया। ऐसी सूरत में मज़ीद एसिड सिक्रीशन होती है, वो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। अच्छा, इसके 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि दूध का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि दूध एल्कली है, बेस्ड है, एल्कली है, तो आप वो अगर लेंगे तो थोड़ा सा उसकी न्यूट्रलाइजेशन अलग है। पानी, बहुत ज़्यादा दूध नहीं पीना है कि बहुत भर भर के आप पिएँ। एक बात और आसान कर दें कि अगर घर में रोटी रखी हुई है, पराठा नहीं होना चाहिए, सूखी रोटी हो या स्लाइस हो, या जिसे आप रस कहते हैं या पापे जो हैं, ये अगर आपके घर में मौजूद हैं, तो ऐसी सूरत में सिर्फ एक लेंगे और बगैर पानी के इस्तेमाल किए, यानी पानी का इस्तेमाल नहीं करना, आपने सूखा ही उसको निगलना है। रोटी हो या ब्रेड हो,
आधी या एक ब्रेड अगर आप लेते हैं बहुत अच्छी बात है, और उसको सिर्फ सॉलो करके और उसके बाद पानी ना पिएं, भले चाहे प्यास लग रही हो। तो बिलीव मी, होता क्या है कि जितना भी एसिड है जो उछाल पैदा कर रहा है और ऊपर की तरफ आ रहा है, फौरी तौर पे वो ये सोख कर लेते हैं। उसको सोख करने की सूरत में बोलस है वो नीचे ही पेट में ही पड़ा रहता है, ऊपर की तरफ एसिड नहीं आता। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, बजाय इसके कि आप किसी और चीज़ों पड़े। लोग पानी ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा पानी पी लेंगे या ठंडा दूध पिया उसके बाद फिर एकदम से शुरू। और ड्रिंक्स, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स को अवॉइड कीजिए। लोग अमूमन ये करते हैं कि जी खाने के बाद ज़रा खाना हजम करने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल कर लेते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो खाना हजम करने से मुराद पता है क्या होती है, वो खुद और मज़ीद एसिडिक मीडिया प्रोवाइड करता है। तो ऐसी सूरत में नुकसानदेह। अमूमन लोग मैंने देखा है दूध में वो चाहे वो पाकोला टाइप या इस टाइप की कोई चीज़ बना के वो पीते हैं, तो वो एक जो बड़ा अजीब से नुस्खे हैं ये जो लोग इस्तेमाल कर होते हैं, बाद इसके नुकसानात भी हैं, तो अवॉइड किया जाए। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब ने जो ज़बरदस्त टोटका बताया उसको आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब से बात हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, आप कीजिए। डॉक्टर साहब, मेरे फादर, उनको कार्डियक प्रॉब्लम है, कार्डियक अरिथमिया है उनको, और वो 3-4 महीने से उसका इलाज भी करवा रहे हैं, दवाएं भी खा रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है ना उनका कार्डियक आउटपुट भी जरा कम है, तो उसकी भी वो दवाएं मुसलसल खा रहे हैं और कंसल्टेंट को भी दिखाया है। लेकिन ये है कि वो अब कार्डियक एरिथमिया आपने कहा, कार्डियक एरिथमिया सुप्रावेंट्रिकुलर एएफ है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, क्या है? उनको टैकीकार्डिया भी होता है, कभी ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, इस तरह। ठीक है। अच्छा, अब वो जो 3-4 महीने की जो दवाएं खाई है ना, तो उससे उनको जो है वो क्रिएटिनिन उनका थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया, तो डॉक्टर ने कहा है कि इन दवाओं से क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। ठीक है। तो अब वो 1.7 पे आ गया है, तो इससे जो है ना वो कह रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल से 1.3 होगा, 1.7 पे कंट्रोल हो सकता है। ठीक है। लेकिन ये है कि मैंने लास्ट टाइम फोन किया था तो एकदम मेरी कॉल काट दी गई, और मुझे ये आपकी जो कंपेयर है ना, ये मुझे मशवरा दे रही है। आप गुर्दे को कहाँ से बीच में लिया है? ये तो कार्डियक प्रोग्राम हो रहा है। ये आपने एक मिनट, ये हमारे नहीं, ये कहने लगी आप पानी ज्यादा पिए तो वो क्रिएटिनिन सही हो जाएगा, जबकि उनके पानी की लिमिट है 1 लीटर 24 आवर्स में। 1 लीटर उनकी पानी की लिमिट है। कंसल्टेंट ने बताई इससे ज्यादा पानी नहीं पीना है। तो ये डॉक्टर क्यों बन गई? नीम डॉक्टर खतरा जान, नीम हकीम खतरा जान, ये मुझे कह रही है कि आप पानी ज्यादा पिए। ये आपसे किसने कहा? मैं वही आपसे पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आपने कहाँ से आपको ये एडवाइस मिली? ये कंपेयरिंग जो है आपके साथ जो है, इन्होंने कहा है 4-5 दिन आप मंसूर नाम का निकाल ले और उसमें देख ले, मेरा ये सारा यही बात सारी निकाल लें। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ना तो आप किसी की लाइन ड्रॉप करें, ये जो आपकी कंपेयर है, और बेहतर मेरा मशवरा ये है कि आप RMO डॉक्टर रखें ताकि वो समझे और ये डॉक्टर ना बने। अच्छा देखिए मंसूर साहब, बिल्कुल सही। मंसूर साहब एक बात समझें, आप मेरी बात सुने, ठीक है। पहली बात तो ये है कि कॉल्स जो भी होती हैं वो पैनल से आती हैं हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर प्रोग्राम में नाजमीन हो गई या मैं हो गया, हम डायरेक्ट कॉल नहीं लेते, एक मैं आपको बात बता दूं। और दूसरी बात ये कि आपको बोर्ड से कोई भी मशवरा दे ही नहीं सकता, एक बात ध्यान में रखें। यहाँ पर जब हम बात करते हैं किडनी के हवाले से या और के जनरलाइज जो हम मशवरे देते हैं, उसका मकसद ये होता है कि एक लोगों में अवेयरनेस डेवलप करना कि आप अपनी बॉडी को के फाजिल मादे निकालने तो आप पानी ज़्यादा पिए, ये वो वाली बात है। स्पेसिफिकली खुदा न खास्ता किसी भी किडनी का पेशेंट है, कोई रीनल प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर है, कभी भी ऐसा मशवरा हमारी होस्ट डेफिनेटली नहीं दे सकती, एक बात ध्यान में। क्योंकि जो भी जवाब है अमूमन सारी जो जहाँ तक मेरी नॉलेज होती है मैं अपने तौर पे आप तक कन्वे खुद से कर रहा होता हूँ, तो ना ही प्रोड्यूसर और ना ही जो हमारी होस्ट हैं वो उनको एडवाइस होती है इस चीज़ के हवाले से। वो एक जनरल डिस्कशंस होते हैं जो भी बात करते हैं, कोई स्पेसिफिक किसी पेशेंट के लिए गाइड नहीं करेंगे। आपने ज़रूर अपना कंसर्न शो किया, बहुत शुक्रिया आपका, और आप देखते हैं प्रोग्राम। जहाँ तक आपने अभी ये बात की क्रिएटिनिन 1.7 से 1.3 लाने की, तो पहली बात तो ध्यान में रखें कि 1.3 जो है नहीं है, 1.5 या उससे नीचे जो अगर क्रिएटिनिन है तो वो नॉर्मल वैल्यूज में आ जाता है, ठीक है। एक बात तो आप कोशिश करें कि इसको 1.5 तक लाना है, यानी आपको समझें 0.2 जो है वो मजीद रिड्यूस करना है। इस हवाले से आप चाहेंगे तो प्रोग्राम के बाद मुझे ज़रूर कॉल कीजिएगा। हमारी असल में कोशिश होती है कि आप तमाम लोगों की कॉल्स हम अच्छे से लें। होता क्या है कि 3 या 4 लाइनें भी अगर हम देंगे तो, क्योंकि मैं एक वक्त में एक ही कॉलर से बात कर रहा होता हूँ, तो उस सूरत में या तो कॉल्स होल्ड पे होती हैं, बाद में ऐसा होता है लोगों की कॉल्स आती हैं और वो कॉल ड्रॉप हो जाती है। वो इंटेंशनली हमारी तरफ से कभी भी कोशिश नहीं होती, क्योंकि हम बैठे ही आपके लिए, हमारा मकसद ये प्रोग्राम करने का ये है कि इस वक्त लॉकडाउन सिचुएशन है आपको फैसिलिटेट किया जाए।
तो हाँ, ये एक चीज़ की ज़रूर प्रॉब्लम है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कॉल्स बिजी बहुत जारी होती हैं, क्योंकि 3-4 लाइनें भी होती हैं, तो उसमें मुस्तकिल पूरे पाकिस्तान से कॉल्स होती हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं रुकैया रावलपिंडी से बोल रही हूँ। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब कि मेरी एज है 65 तकरीबन, जी जी और मेरा गॉल ब्लैडर भी नहीं है निकाला हुआ डॉक्टर साहब, जी और जी मेरा स्टमक का प्रॉब्लम भी मुझे है शुरू से, बचपन से, जी जी एसिडिटी का। अब डॉक्टर साहब मसला ये है कि मुझे एसिडिटी हो जाती है कभी कभी, या गैस हो जाती है, जी और उसके लिए उन्होंने मुझे राइजिक दी हुई है। जी। तो क्या राइजिक को डेली लेना चाहिए या नहीं, या इसके साइड इफेक्ट्स हैं या नहीं? अच्छा, आपका जो पित्ते को निकाला गया, कितना टाइम हो गया इसको? इसको तो डॉक्टर साहब मेरा हाल पित्ते को निकाले 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, ठीक है। मैं इसलिए पूछा कि अमूमन होता क्या है कि बॉडी जो है वो अकॉर्डिंगली अडेप्ट करना शुरू कर देती है। जब आपका पित्ता निकाला जाता है तो शुरू के 3 महीने ज़रा इंपॉर्टेंट होते हैं कि जिसमें बॉडी एडजस्ट कर रही होती है अपने हिसाब से। एक बात, जहाँ तक आपने बात की राइजिक या ओमिप्राजोल के हवाले से, आप उसको रेगुलर ले सकते हैं, लेकिन इसका एक ड्यूरेशन होता है। ओमिप्राजोल हो या एसोमिप्राजोल हो, अब आपने बात की है मॉलिक्यूल की, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। बेहतर ये है कि आप मुझे वैसे तो इस हवाले से प्रोग्राम के बाद कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको मेडिसिन एडवाइस कर दूंगा। अगर आप उसी पे स्टिकअप रहना चाहते हैं तो ये ध्यान में रखें कि 1.5 हफ्ते से लेकर तकरीबन 3 से 4 हफ्ते तक इस मेडिसिन को कंटिन्यूस दिया जा सकता है। उसके बाद फिर एक विंडो पीरियड जिसे हम कहते हैं, थोड़ा सा एक सेफ पीरियड हम गैप देते हैं, हफ्ता 10 दिन का, फिर उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर महीनों 3-3, 6-6 महीने ये मेडिसिन अमूमन नहीं दी जाती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ, महनाज। जी, क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहब के लिए? जी, मैं ये बात कर रही कि मेरे भी है ना, किडनी का थोड़ा प्रॉब्लम है ना मेरे भी, जी, और इसमें ही बताया था डॉक्टर ने कि आप पानी ज्यादा पियो और चलना फिरना ज्यादा करो, वॉक करो ज्यादा। तो इसमें मतलब मैं अभी इसमें आ रहा है लिखा हुआ कि पानी कम पीना चाहिए, मतलब इतना नहीं पीना चाहिए, और वॉक नहीं करना चाहिए खाने के बाद। तो इस वजह से मैं देख रही कि मुझे तो डॉक्टर ने कहा है कि आप पानी ज्यादा पियो, वॉक ज्यादा करो। अच्छा, वो आपने पूछा मिस शहनाज की, बहुत अच्छी बात है, क्लियर करें इस चीज़ को। देखें, जो ये प्रोग्राम है ना मैदे के हवाले से ख़ासतौर पे हम एडवाइस कर रहे हैं कि खाने के फ़ौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए, पानी अवॉइड करना चाहिए। कल भी मैंने इसका रीज़न बताया था कि जो मैदे में तेज़ाब है वो जो है डाइल्यूट हो जाता है, तो फिर आपका हाजमा जो है बहुत देर से होता है, एक चीज़। और दूसरा, खाने के फ़ौरन बाद चलना मना होता है। यानी कि आपने अभी खाना खाया और आप अमूमन क्या होता है, लोग खाना खाते या कहते हैं ना, चाहे शादी ब्याह में हो या घर में हो, बाहर टहलना शुरू कर देते हैं। ऐसी सूरत में ब्लड सप्लाई के हवाले से भी मैंने कल प्रोग्राम में बताया था कि स्टमक की ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होती है, तो जिसकी वजह से खाना देर से हजम होता है। एक बात, पानी बिल्कुल आपको, अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया, आप सिर्फ आधा पौन घंटे की बात है, उसके बाद आपके पास पूरा टाइम होता है, आप जितना ज़्यादा चाहें पानी पिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। हमारी तरफ से किडनी के हवाले से मनाएगी नहीं है। देखें, बात इसको ध्यान में रखें, इस वक्त बात हो रही है मैदे के हवाले से कि खाना खाने के फ़ौरन बाद। ये नहीं कहा जा रहा कि आप पानी ना पिएं, ऐसा कोई मैसेज नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को क्लियर रखें। तो आप खाने के बाद आधा पौन घंटा वेट करें, उसके बाद जो भी आप पानी पिए बिल्कुल, ताकि किडनी वॉश हो। जो उसका GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट जिसे कहते हैं, वो 120 ml से बरकरार रहना चाहिए। जब रीनल फंक्शन यानी किडनी का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है तो GFR अमूमन गिर जाता है। तो इस चीज़ को करने के लिए ब्लड वॉल्यूम अच्छी उसमें रहेगा, तो आपका जो है वो एक्सक्रीशन अच्छा होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। प्लीज कीजिए। जी जी, कहिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मुझे थोड़ी सी मालूमात करनी थी, या मुझे आप थोड़ा गाइड कर दें कि मैं जब भी कोई भी चीज़ खाती हूँ तो मेरा पेट एकदम फूल जाता है। मैं एकदम, अगर जैसे मैं एक रोटी खाती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे पता नहीं मैंने कितनी रोटी खा ली है। मेरा पेट एकदम फूल जाता है और मुझे गैस बहुत ज़्यादा हो जाती है। जी जी जी, तो इसलिए तो आप मुझे कोई अगर टैबलेट है या कोई दवाई देखिए है साहब, तो बिल्कुल ये कॉमन आपकी जो आपने कंप्लेंट बताई बिल्कुल है, बहुत सारे लोग इस चीज़ से सफ़र कर होते हैं। खैर, आप प्रोग्राम के बाद मुझे ज़रूर कॉल कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको मेडिसिन भी इसके लिए एडवाइस करूँगा। देखिए, मोटिलिटी डिस्टर्ब हो रही है, आंतों की मूवमेंट जब डिस्टर्ब होगी, स्लगिश होगी, आगे नहीं बढ़ेगी, सुस्त होगी, तो जो जिस तरह आते हैं इस तरह कर्वली जो है ना वो एक मूव कर रही होती है, जिसे पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। तो ये पेरिस्टाल्सिस जब आपकी वीक पड़ जाती है तो स्टेसिस होगा, यानी रुकाव आएगा,
तो आपका जाहिर बात है मैदा उस वक्त तक एक्सेप्ट नहीं करता जब आगे से चीज़ आगे बढ़ना ना शुरू हो, तो मैदा फिर नहीं लेता। तो अमूमन क्या होता है कि आधी रोटी या एक रोटी खाई और आपका होता है कि बस बस पेट भर गया, अब नहीं खाना। जब आप कभी भी आपने देखा होगा मोशन हो या तबीयत ख़राब होती है या मैदे का कोई प्रॉब्लम, तो आपका मैदा एक्सेप्ट नहीं करता, ये कुदरती निज़ाम है। तो हम उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए, उस मूवमेंट्स को बेहतर करने के लिए मेडिसिन्स एडवाइस करते हैं। आप प्रोग्राम के बाद मुझसे इंशाल्लाह कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको एडवाइस कर दूँगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर साहब से बात हो जाएगी जी? जी वालेकुम सलाम जी, कहिए जी। डॉक्टर साहब काइंडली ये बताएं, आपने अभी बताया इस समय प्रोजोल और मेप्रोजोल दोनों में क्या डिफरेंस है और ये दोनों कब लेने चाहिए? अच्छा, काइंडली एक्सप्लेन कर दें। चले। देखिए आरिफ साहब, बात यह है कि कुछ ज़्यादातर अमूमन मेरी कोशिश होती है कि मैं साइंटिफिक डिस्कशन इसलिए कम रखूं कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी होते हैं कि नो हाउ नहीं रखते। लेकिन आपने जैसे कहा कि ओमिप्राजोल असल में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं। सबसे पहले ओमिप्राजोल ही जो है मार्केट में लॉन्च की गई और ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे से रिजल्ट देती रही है। एक तकरीबन इसको अब समझे 25 साल से भी ज़्यादा हो गए। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में ओमिप्राजोल, एसोमिप्राजोल, लेंसोप्राजोल, टेंटोप्राजोल, रेबिप्राजोल और बहुत सारे प्राजोल्स आ रहे हैं। ठीक है, ये क्लास ऑफ ड्रग है बेसिकली। इनका मोड ऑफ एक्शन सबका एक जैसा है, ये बात जहन में रखें। चाहे एसोमिप्राजोल आप ले रहे हो, पेंटो ले रहे हो, लेंसोप्राजोल ले रहे हो या रेबिप्राजोल ले रहे हो, कुछ में थोड़ा सा डोजिंग का इफेक्ट है कि क्वांटिटी में ज़्यादा है, कुछ कम है। मोर और लेस काम सबका एक ही है, मोड ऑफ एक्शन एक ही है। ये प्रोटॉन पंप्स को इनहिबिट कर देता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है। बेसिकली जो HCl आपका बनता है वो एक पंप से बनता है। वो पंप जो है वो HCl, इसे प्रोटॉन पंप कहते हैं। तो जो आप अगर कोई ओमिप्राजोल्स ले रहे हैं, बिल्कुल वो इस्तेमाल कर सकते हैं अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया, बिल्कुल सही है। डोजिंग्स का मैंने कहा कि इसमें थोड़ा सा फर्क आता है और एक कुछ का मेंटेनेंस डोज। अल्सर के अंदर इन मेडिसिन का डोज डिफरेंट है और अगर सिर्फ गैस्ट्राइटिस है, सिर्फ बदहजमी है, सिर्फ थोड़ी सी तेजाबियत है, तो उसमें मेंटेनेंस डोज दिया जाता है। इन्हीं मॉलिक्यूल्स का वो डोज थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बस बाकी चीज़ एक ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं फारूक बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी सर, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब से मैंने बात करनी थी। जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फारूक साहब। कॉल ब्लैडर में मल्टीपल स्टोन है मेरे। जी जी। तो डॉक्टर साहब ने मुझे एडवाइस किया था सर्जरी का। जी जी। तो क्वेश्चन ये है सर कि क्या होम्योपैथिक से ये रिमूव हो सकती हैं मेडिसिन या सर्जरी से बचा जा सकता है? अच्छा देखें, इसमें थोड़ा सा क्राइटेरिया सर्जरी का ये होता है कि 3 mm से ज़्यादा अगर है स्टोन बड़ा, तो ऐसी सूरत में कोशिश होती है कि उसको निकाल दिया जाए। ठीक है, और जहाँ मल्टीपल अगर स्टोन्स होते हैं, अगर तो वो फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, बार बार जिसे कॉलेसिस्टाइटिस कहते हैं, इन्फ्लेमेशन नहीं कर रहा है, तो वो रहते हैं। डॉक्टर्स जब सजेस्ट करते हैं कि अब आप इनको निकलवा लें, उसकी वजह क्या होती है कि ये स्टोन जो है ना, ये बाइल डक्ट में आ जाता है आपके। अब जब ये बाइल डक्ट में जिस वक्त आएगा तो ऐसी सूरत में वो ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा। खैर, वो मुख्तलिफ एंजाइम लेवल से हमें पता चल जाता है कि अब बाइल डक्ट को इसने ब्लॉक कर दिया है। जब ब्लॉक करेगा तो बैक प्रेशर बढ़ेगा, आपका पित्ता फूलना शुरू हो जाएगा और उसके साथ साथ उस पर सोजिश भी आ सकती है। तो बेहतर तो यही है, देखें जहाँ तक होम्योपैथी की बात है या हिकमत में कुछ क्लेम्स हैं जो मेडिसिन हैं ज़रूर करते होंगे, मैं इस हवाले से इसलिए वसूख से नहीं कह सकता कि होम्योपैथी में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा है कि देखें सर्जरी एडवांसमेंट जो हैं वो इन दोनों पैथीज़ में, चाहे आपकी हिकमत हो गई या होम्योपैथीज़ में नहीं है, ये आप भी बेहतर जानते हैं। तो जहाँ पर अगर सर्जिकल इंटरवेंशन आ जाए, फॉर एग्जांपल स्टेंट डलना है, तो चाहे वो होम्योपैथिक हो या हिकमत हो या इवन हम मेडिसिनल ट्रीटमेंट की बात करें, एलोपैथिक्स में हम एडवाइस नहीं करते, हम कहते हैं स्टेंट डलवा लें क्योंकि वो उसका एक हल है, इसी या बाईपास सर्जरी है। इसी तरीके से अगर कहीं पे डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो तमाम पैरामीटर्स को जज करने के बाद आपको एडवाइस कर रहे हैं, तो बेहतर ये कि शुड गो फॉर सर्जरी। अब तो वॉक इन सर्जरीज हैं, लेप्रोस्कोपिक कॉलेसिस्टेक्टमी की जाती है, वॉक इन यानी आप सुबह एडमिट हो जाएँ शाम को और कल दूसरे दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया जाता है, बहुत क्लीन सर्जरीज है। तो ज़्यादा बेहतर है कि इसको करवा लें कि खुदा ना खास्ता बार बार ये इन्फेक्टेड होता है, एंटीबायोटिक्स इसमें दी जाती हैं, सप्रेस तो हो जाएगा, लेकिन अगर ये रिकरेंट है और ये अचानक कभी एक्यूट कॉलेसिस्टाइटिस हो तो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग भी होती है, सीवियर पेन होता है बहुत ज़्यादा, तो वो नुकसानदेह। और खुदा ना खास्ता कभी ब्लैडर अगर बहुत स्वेलिंग हो, आपको नहीं पता चलेगा अंदर, तो वो अगर फूलना शुरू हो रहा और खुदा ना खास्ता बर्स्ट आउट हो जाए तो ये इमरजेंसी कंडीशन है। मैं आपको डरा नहीं रहा, आपको समझा रहा हूँ कि बेहतर ये कि डॉक्टर को, सर्जन जो आपके कहते हैं, आप उनको एडवाइस फॉलो कर लें।
ये बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि हम आपके दीगर मसाइल के साथ साथ आपको कुछ नॉलेज भी दे सकें, कुछ नो हाउ भी दे सकें। इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है। और आज बात हो रही है, मैदे के हवाले से बात कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पे बात कर रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, जो भी क्वेरीज़ हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं शो पर। फ़िलहाल यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देते रहिए OPD ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं OPD ऑनलाइन और बात हो रही है डाइजेस्टिव सिस्टम पर, बात हो रही है मैदे के हवाले से। डॉक्टर साहब, कोई ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिससे आपका मैदा जो है वो सेट रह सके? देखिए, जहाँ तक हम ग़िज़ा की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ग़िज़ा चिकनाई जिसे कहते हैं, चिकनाई से परहेज़ करें एक बात, ठीक है, यानी कम कर दें। अब ये तो मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल बंद की कर दी जाए। इसी तरह जब हम प्रोटीन्स की हम बात करते हैं, ये हाई डाइट्स हाई ले रहे होते हैं जिसमें हाई प्रोटीनस डाइट है, तो होता क्या है कि प्रोटीन जब हम ज़्यादा खाएंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी मैदे में तेज़ाब ज़्यादा बनेगा। ठीक है। जब हम फैट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो जो हमारे पित्ते की जो रतूबत है, जिसे हम बाइल सेक्रीशंस या बाइल सॉल्ट्स कहते हैं, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। ऑल्दो ये एक बैलेंस है कि मैदे में तेज़ाबियत और इसके बाद जो फ़ौरन छोटी आंत है उसमें आपका एल्कली होता है, तो ये न्यूट्रलाइज होकर आंतों में जा रहा होता है। ठीक है। लेकिन किसी वजह से अगर ये इम्बैलेंस हो, चाहे वो रतूबत जो है जो गॉल ब्लैडर से आ रही है यानी पित्ते से वो ज़्यादा हो जाए या तेज़ाबियत ज़्यादा हो, ये चीज़ जब आगे आंतों में बढ़ती है तो आंतों को भी नुकसान पहुँचा सकती है। तो ऐसी सूरत में डाइट की जब हम बात करते हैं, डाइट कंट्रोल जो है वो एक मुतवाज़ी ग़िज़ा बहुत ज़्यादा, एक हिस्सा थोड़ा सा छोड़ें, बस सिर्फ मैं यही कहूँगा, एक हिस्सा हवा और पानी के लिए छोड़ें तो इंशाल्लाह ज़्यादा अमूमन प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप मैदे को आदी बना रहे होते हैं। अगर आप कम खाएंगे तो आपका मैदा जो है एकदम स्वेल अप होगा ही नहीं, फिर आगे ये पेट बल्क जो बनते हैं। आप थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो मैदे पे भी लोड नहीं पड़ेगा, जल्दी से उसको चर्न करके आगे भेज देगा। लेकिन अगर अब ज़्यादा अमाउंट होगा, ये वही बात है कि हम सीमेंट इतना सारा बनाना चाह रहे हैं तो उसमें टाइम लगेगा, बजाय इसके कि आपने मुट्ठी में सीमेंट रखा और मिलाया तो बहुत जल्दी बन जाएगा। ये वो चीज़ है। थोड़ा सा सब मैं ये जो डिफरेंट डाइट्स हैं उसके हवाले से भी बात करूँगी, लेकिन फ़िलहाल ये कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं शमशाद बात कर रही हूँ, कराची से। जी, आपका क्या सवाल है? मैंने अपनी बेटी के मुतालिक सवाल पूछना है कि मेरी बेटी 17 साल की है, जी, लेकिन वो कोई भी चीज खाती है तो उससे पेट का मसला हो जाता है, गैस बन जाता है, मैदे में तकलीफ शुरू हो जाती है और घबराहट आना शुरू हो जाती है। सही, ठीक है। अच्छा, और कोई प्रॉब्लम है इसके अलावा? फिजिकली एक्टिव हैं? जी, और तो अल्लाह का शुक्र, अभी मैट्रिक में पढ़ रही है वो, लेकिन मसला उसके साथ ये हो जाता है। जी जी। अच्छा, जंक फूड का इस्तेमाल कितना है? बाहर से अमूमन बच्चे जो हैं ये एज में वो चिप्स, बिस्किट्स, ऐसी कोई बात नहीं, बाहर का फूड नहीं खाते, तो कोई चीज़ नहीं खाती। अच्छी बात है, ठीक हो गया। तो मैं चाहूँगा, मैं समझात के आप मुझे बाद में कॉल कीजिएगा प्रोग्राम के बाद, ठीक है? तो मैं आपसे मज़ीद डिस्कस करने के बाद अगर कोई मेडिसिन एडवाइस करनी हुई तो मैं आपको वो एडवाइस कर दूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? अयाज बात कर रहा था। जी सर, क्या सवाल है आपका? मुझे अपना वॉमिट हो जाती है और मेरे खाना पेट में रहता नहीं है और बुखार रहता है अक्सर मुझे। कितनी उम्र है सब आपकी? मेरी 40 ईयर्स। ठीक है। ब्लड प्रेशर या शुगर की प्रॉब्लम तो आपको नहीं है? नहीं, ब्लड प्रेशर और शुगर की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, सही है। अयाज साहब, मैं चाहूँगा कि आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको मेडिसिन एडवाइस करनी पड़े मुझे, जैसे अभी आपने सिम्टम्स और अपनी कंप्लेंट बता रहे हैं, तो उस हवाले से मैं डिटेल में आपसे डिस्कशन चाहूँगा। 1 बजे से 2 बजे के दरमियान आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना? अगर किसी वजह से नंबर बिजी जा रहा हो तो माजरत, क्योंकि एक ही नंबर पे अमूमन बहुत सारी जगहों से पूरे पाकिस्तान से कॉल्स आती हैं, तो बाज़त नंबर ज़रूर बिजी जा सकता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैक्सिमम आपकी कॉल्स मैं रिसीव कर सकूं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी, मैं रेसाना बात कर रही हूँ, क्वेटा से। जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरी एज 20 साल है और मेरे मैदे का प्रॉब्लम है। मैं अभी कराची भी गई थी तो उन्होंने कहा था कि ये सोजिश है। तो जब मैं खाती हूँ तो फिर अक्सर रात को नींद से उठ जाती हूँ मैदे की दर्द की वजह से, और हार्ट भी बहुत ज्यादा होती है।
ठीक हो गया। आप कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रही हैं? जी मैं जब मैं 15 एज की थी तब से मैं इसोमेप्राज़ोल ले रही थी, अब मैं ज़ोपेन ले रही हूँ। ठीक है, सही हो गया। और उसके बावजूद आप बेहतरी महसूस नहीं कर रही हैं इसमें? जी आपको बेहतरी महसूस नहीं, आराम नहीं आया? नहीं जी, कुछ भी काम नहीं आया। ओके, ठीक है। मैं चाहूँगा कि आप प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कीजिएगा। मेडिसिन हो सकता है आपकी चेंज करनी पड़े और एक आध इसमें मेडिसिन मज़ीद मैं ऐड करूँगा। बेहतर देखिए, वैसे ही होता है कि आप जो भी अपने रीजनल डॉक्टर्स हैं जो इलाकों में, वो ज़्यादा बेहतर होता है कि आप उन्हें रेगुलर फॉलोअप में रखें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे एडवाइस लेना चाहें तो डेफिनेटली बिल्कुल हम दे सकते हैं। आप मुझे प्रोग्राम के बाद ज़रूर कॉल कर लीजिएगा। बहुत ठीक है, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं बात कर रहा हूँ पिंडी से। जी सर, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है कि मेरे परसों से शाम से मेरे पेट में शदीद दर्द है और मुझे मोशन लगे हुए हैं। सही। अच्छा शौकत साहब, कितने दिन हो गए आपको? सॉरी बताया आपने कल या परसों से? परसों शाम से। ओके, कितने मोशंस आपको पूरे दिन में हो गए? मैं इसलिए 2-3 सवाल इसलिए पूछूंगा जरा ताकि इम्पोर्टेंट। कितने दिन होगा आपको, कितने मोशंस हो गए एक दिन में? सर मुझे मेरे ख्याल 25-30 हो गए होंगे कल। ओके, कितनी उम्र है आपकी? सर 60। ओके, तो आपने ब्लड प्रेशर या शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, ब्लड प्रेशर है मेरा। वो मैं मेडिसिन लेता हूँ, शुगर वगैरह नहीं है। अच्छा, अभी आप मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं इमोशंस के हवाले से? जी सर, वो मुझे हमारे मोहल्ले के जो डॉक्टर साहब ने मुझे दी है एंटामाइजोल DS दे दी, ठीक है। और दूसरी सर उन्होंने दिया मुझे साइरोसिन। ठीक है। अच्छा देखें, दो चीजें हैं। एक तो पहली बात ये है कि ठीक है शौकत साहब, और तीसरी उन्होंने दिया मुझे डेक्रोलान 50 mg की। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल शौकत साहब, देखिए मैं चाहूँगा कि मेडिसिन आपको ज़रूर दी है, आप उसे ज़रूर फॉलो करें। मैं एक जनरली बात करते हुए फिर मैं चाहूँगा प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कीजिएगा, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा मोशंस हुए हैं तो उस हवाले से एडवाइस थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी जो मैं आपको ज़ाहिर स्क्रीन पे इस वक्त नहीं बता सकता। डिटेल में इंशाल्लाह आपसे डिस्कस कर लूँगा। मैं एक जनरली बात करना चाहूँगा मोशंस के हवाले से। अमूमन ये होता है कि मोशंस चाहे बच्चों में हों या बड़ों में, तो अमूमन हम फौरी तौर पे एंटीबायोटिक्स सजेस्ट में चले जाते हैं, चाहे वो मेट्रोनिडाजोल हो यानी फ्लैजिल हो या इस टाइप की कोई भी ड्रग हम यूज़ करना शुरू करते हैं। कोशिश करें 2 से 3 दिन तक डायरिया के अंदर ख़ास तौर पे जब हमें लूज़ मोशन या डायरिया हो रहे हैं तो उसमें मेडिसिन ना लें, क्योंकि मोस्ट जो कॉमन कॉज है वो वायरस है। अमूमन बहुत कम ऐसा होता है कि अगर हमें हिस्ट्री मिल रही है फ्रैंक कि जी हमने कुछ खाया था ऐसा और उसके बाद पहले हमें फिर उसमें ऐसी सूरत में क्या होता है, आपको थोड़ा वोमिटिंग नौजिया की कंप्लेन मिलती है, यानी मतली आएगी और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ नीचे बढ़ती है और फिर तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसे हम कहते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर डायरिया होता है तो ज़्यादातर वायरल कॉजेज़ है, तो इसमें कोशिश करें कि सिर्फ ORS लें। अगर डायबिटिक नहीं है, हाइपरटेंसिव नहीं है तो कंट्रोल तरीके से पानी को रिप्लेस करें। और बच्चों में भी यही है कि बच्चों में 2 से 3 दिन तक अमूमन छुट्टे ही फ़ौरन एंटीबायोटिक्स पे ना जाएं। सिर्फ इसका इस्तेमाल करें, काफ़ी बेहतर होता है। खुद ही वॉश आउट, खुद ही क्लीन हो, लेट द वायरस और द बैक्टीरिया गो आउट फ्रॉम द बॉडी। बेहतर ये कि निकल जाने दें, बजाय इसके कि आप उसे रोकते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, मैं ड्रग का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अमूमन लोग मोशन रोकने के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल कर लेते हैं, चाहे उसमें एट्रोपिन होती है या सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स हैं। उनका बहुत नुकसान है क्योंकि आपने हाथों की मूवमेंट तो रोक दी, अब अगर वायरस या बैक्टीरिया था वो एब्जॉर्ब होगा, वो जाएगा, फिर फीवर करेगा और ज़्यादा नुकसान जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी मैं हुमा बात कर रही हूँ कराची से। जी, क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरे डॉक्टर साहब से क्वेश्चन है कि आजकल देखो स्कूल कॉलेजेस बंद हैं डॉक्टर साहब जी, तो जो बच्चे हैं, मैंने अभी तकरीबन मैंने मैगजीन में भी बल्कि न्यूज़पेपर में पढ़ा कि बच्चों में तो मोटापे को रुझान पड़ रहा है। अब वो उनकी कोई ऐसी एक्टिविटी तो है नहीं, जिम वगैरह बंद है ना, वो घर में ही जो खाना पीना है जाहिर है वो बाज़ वक्त बच्चे फास्ट फूड का भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसका क्या मतलब है, रीजन है और क्या इससे हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? वेट के हवाले से आपने कह रही है ना, शुरू में थोड़ी आवाज़ कट गई थी मैं इसलिए। ठीक है, अच्छा देखिए, बच्चों में वेट के हवाले से बड़ों में भी इवन इस वक्त कंसर्न हो रहा है। 3-4 महीने के अंदर बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आए, इवन हम घरों में ऑब्जर्व करते हैं तो कहते हैं माशाल्लाह सेहत अच्छी लग रही है और आप थोड़ा वेट गेन कर रहे हैं, ये नुकसानदेह है।
और कंट्रोल भी हमारे ही हाथ में है, क्योंकि जहां हम खुद कहते हैं कि जंक फूड्स का रुझान बढ़ा है, और अभी क्योंकि ऐसा हो गया है कि लॉकडाउन तकरीबन सेमी लॉकडाउन है, अमूमन शॉप्स खुली हुई हैं और फास्ट फूड भी खुले हुए हैं। तो पहले थोड़ा जब सख्ती थी तो शायद अमूमन लोग घर में ही कुछ बना के खा रहे थे, लेकिन अब ये है कि टेक अवे भी है और होम डिलीवरीज भी चल रही है, तो लोग जो है अमूमन मंगवा लेते हैं और खाते हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको खुद ही रिड्यूस करने की ज़रूरत है। फिजिकल एक्टिविटी के लिए मैं कहूँगा कि अगर बाहर निकलना है, अवॉइड करना है, बिल्कुल होना चाहिए। इस वक्त जो वायरस स्प्रेड हो रहा है जिस तरह, अवॉइड करें। तो घर में ही जो वही मैं पीटी एक्सरसाइज की बात करूँगा, बच्चों में भी कराएं, बड़ों में भी कराएं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप कॉलर का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। कल का इंशाल्लाह टॉपिक होगा कोरोना के हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि कोरोना है, इसको डिस्कशन करना इस पर बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल यहाँ वक्त हुआ है इख्तिताम पर, और मुझे और डॉक्टर साहब को दीजिएगा इजाज़त। आपसे इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। टॉपिक मैंने आपको बता दिया, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, क्वेरीज है, आप हमें कल कॉल कर सकते हैं। मुझे डॉक्टर साहब को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने कुर्बान।